सेव किया था ना? मैं सिर्फ इसलिए गया था क्योंकि उसने मुझे कॉल किया, that's it. But listen तो. Save it for someone else. जिंदगी में सेव करना जरूरी है, मगर जब बात पैसों की हो, सिर्फ सेविंग से काम नहीं चलेगा। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए और अपने सेविंग्स को आगे बढ़ने का मौका दीजिए। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully. द प्रिंट में आपका स्वागत है। क्या मॉनसून सत्र में सरकार बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई और रुपए की गिरावट पर चर्चा करने से बचना चाह रही है? क्या पुलिस का राहुल गांधी और बीवी श्रीनिवास के प्रति रवैया जायज था? क्या हालिया हुज ट्रेजेडीज को देखते हुए राज्यों की शराबबंदी नीतियों को सही माना जा सकता है? और रिसेशन की क्या संभावना है? पिछले हफ्ते आपने हमें ऐसे ही कई सवाल भेजे और आज के इस एपिसोड में हम एक बार फिर ऐसे ही सवालों की चर्चा करेंगे हेडलाइंस के पीछे शेखर के साथ। मैं अपूर्वा मंधानी और मेरे साथ है हमारे एडिटर इन चीफ शेखर गुप्ता। स्वागत है आपका शेखर। धन्यवाद अपूर्वा। वैसे पार्लियामेंट सेशन शुरू होता है तो पहले हम सोचते थे बड़ी खबर होगी, डिबेट्स होंगी जी, लेकिन आजकल होता नहीं है, यही मारामारी होती है और आखिरी दिन कभी कभी एक दिन आधा दिन की डिबेट होती है, जो कि एक बड़ी खराब बात है। बिल्कुल शेखर, इनफैक्ट इसी के ऊपर हमारा पहला सवाल भी है जो कि है आदित्य गोगाटे का, जो कि हमारे मेंबर हैं। वो पूछ रहे हैं कि संसद में विपक्ष की सो कॉल्ड रणनीति पर आपके क्या विचार हैं? उनके हिसाब से सत्र को रोककर विपक्ष को सरकार का बेहतर विकल्प बनने में मदद नहीं मिलेगी। देखिए, जब आप इतने कम संख्या में होते हैं और सरकार के पास इतनी ज्यादा संख्या होती है, तब आपको जो समय मिलता है पार्लियामेंट में वो आपके लिए बहुत बेशकीमती समय है जी। क्योंकि आप एक तरफ तो आप कहते हैं मीडिया आपकी बात नहीं सुनता, मीडिया आपकी बात नहीं दिखाता, मीडिया सब सरकार के दिखाता है, मोदी मीडिया है, गोदी मीडिया है, सब कहते हैं। लेकिन जब पार्लियामेंट में आप बोलेंगे फिर तो वो सब कम से कम दूरदर्शन तो दिखाएगा जी। आप उसका क्लिप निकाल के बाद में दुनिया भर में फैला सकते हैं सोशल मीडिया में। तो ये अपना समय है, अपना समय गंवाने की बात है। तो जहाँ तक है ये भी कहना, ये भी जो सरकार कर रही है, जो स्पीकर कर रहे हैं, इतने लोगों को एक्सपेल कर रहे हैं, निष्कासित कर रहे हैं, वो भी गलत है। लेकिन अपोजिशन को सोचना चाहिए कि उनका समय है, ये वैसा समय है जिसमें 50-52 लोग जो कांग्रेस पार्टी के हैं वो भी 303 बीजेपी वालों के सामने बोल सकते हैं, क्योंकि बोलने वाले तो बीजेपी में 303 नहीं है। वही 8-10 लोग वहां से बोलेंगे, वही 8-10 लोग यहाँ से बोलेंगे। तो ये एक तरीका होता है कि आपको अपनी बात कहने का मौका मिलता है सारे देश के सामने। तो अगर आप ये भी कहें कि सरकार उससे कतरना चाहती है तो फिर भी ये अपोजिशन का ही, इसमें विपक्ष का ही इस बात में इंटरेस्ट है कि वो पार्लियामेंट को चलने दें। इसी से जुड़ा हमारा अगला सवाल भी है जो कि कुमार यदवेंद्र का, जो पूछ रहे हैं कि सरकार मॉनसून सत्र में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, गिरते रुपए से चर्चा करने से भाग क्यों रही है? क्या ये सरकार जन सरोकार से जुड़े मुद्दे को पॉइंटलेस समझती है या उसके लिए चुनाव जीतना, सरकार बनाना ही सबसे बड़ा मुद्दा होता है? देखिए, राजनीति में जो आया है, प्रतिस्पर्धा है राजनीति में, हर कोई चुनाव जीतने ही आया है। तो ये बात तो किसी के बारे में भी कह सकते हैं। हर पार्टी जो राजनीति में आती है वो चुनाव जीतने के लिए ही आती है और सब कुछ चुनाव जीतने के लिए ही करती है। लेकिन वो कहने के बाद ये आपकी बात ठीक है कि जो सत्ताधारी पार्टी होती है, असली जिम्मेवारी, फाइनल जिम्मेवारी जो होती है कि वो हाउस चलता रहे, वो उसकी होती है। फाइनल जिम्मेवारी अपोजिशन की नहीं होती है। अभी हमने अपोजिशन को थोड़ा सा भाषण दिया, वो तो सिर्फ ये कहना था कि आप सरकार को मौका क्यों दे रहे हो कि वो पार्लियामेंट ना चलने दे, क्योंकि सरकार को सूट करता है पार्लियामेंट ना चले। वो बाद में बिल तो पास होते रहते हैं, धक्के में हल्ले में सब पास हो जाते हैं, बजट भी पास होता है। तो पर दोनों के बीच में ही ये 75वां साल है हमारी आज़ादी का। कम से कम इस साल में तो थोड़ी सी इज्जत रख लेनी चाहिए पार्लियामेंट की, क्योंकि जो हमारी डेमोक्रेसी है, जनतंत्र है, लोकतंत्र है, वो सिर्फ पार्लियामेंट से चलता है जी। और वैसे ही हमारी पार्लियामेंट बहुत कम मिलती है साल में। इसी से जुड़े दरअसल कई सवाल हमारे पास इस बार आए थे। बसंत मिश्रा जो कि हमारे मेंबर है, वो भी पूछ रहे हैं कि संसद सत्र में वर्तमान कार्रवाई पर आपकी क्या राय है?
इतने सारे निलंबन के साथ सरकार और विपक्ष के पास एक सुसंगत रणनीति का अभाव है। क्या विपक्ष की मदद से संसद चलाना सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? विपक्ष को साथ लेके संसद चलाना सरकार की ही जिम्मेवारी है, ये मैंने अभी भी कहा। जी। लेकिन इस समय जो हमारी राजनीति इतनी टूट गई है कि उसमें विपक्ष और सत्ता पक्ष एक दूसरे को दुश्मन समझते हैं। तो दुश्मन नहीं होना चाहिए, प्रतिस्पर्धा में दुश्मनी नहीं होती। आप क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट छोड़ दीजिए, आप क्रिकेट हॉकी छोड़ दीजिए, आप कबड्डी खेलते हैं, उससे भी आगे जाइए बॉक्सिंग करते हैं या आप कुश्ती करते हैं जिसमें आप लड़ते हैं, कॉन्टैक्ट स्पोर्ट है, उसमें भी आप दूसरे आदमी को दुश्मन नहीं समझते हैं। वही 3 मिनट 5 मिनट में मुक्केबाजी करके फिर आप निकलते हैं, फिर एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। तो ये हमारी राजनीति में अब एक जो दुश्मन हो गया है दूसरा, और मैं उसको काम नहीं करने दूंगा, मैं उसको काम नहीं करने दूंगा, ये राजनीति में लोकतंत्र का अपमान है। जी, अगला जो सवाल आ रहा है वो आदित्य का आ रहा है, जो कि हमारे मेंबर हैं। वो पूछ रहे हैं कि काफ़ी लंबा सवाल है, पूछ रहे हैं कि गुजरात और बिहार में नकली शराब की हालिया घटनाओं के साथ आपको क्या लगता है कि राज्य शराब पर प्रतिबंध क्यों लगाते हैं, इसके बावजूद कि ये राज्य के लिए मुख्य रेवेन्यू स्रोतों में से एक है और नकली शराब जो अवैध रूप से बेची जाती है उससे राज्य में लोगों के स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। वो ये भी बोल रहे हैं कि राज्यों में शराबबंदी की इस नीति को आप कितना सफल मानते हैं? पहली बात तो है कि शराबबंदी कभी भी, अगर आप देख लें कि इंसान का इतिहास देख लें, कभी भी सफल नहीं हुई है। एक तो ये बात है, और अभी भी जो लगा रहा है वो, मैं क्या बोलूं, बेवकूफ़ी ही है। जी, बेवकूफ़ी है, और बेवकूफ़ बनाया भी जा रहा है लोगों को। आप कहते तो हैं कि मैंने शराबबंदी कर दी, खुश हो जाओ, मुझे वोट दो, पर शराबबंदी का मतलब क्या है? वो सब नीचे से मिलती है। दूसरी बात यह है कि शराबबंदी गलत सिर्फ इसलिए नहीं है कि लोग शराब कहीं ना कहीं से लेके पीते हैं, जहरीली शराब से मर जाते हैं, लेकिन इसलिए भी बहुत ख़राब है क्योंकि उससे माफिया पैदा होते हैं। जी, क्योंकि जब आप कोई चीज़ को बैन करते हैं, उस चीज़ को बैन करते हैं जिसको बैन किया नहीं जा सकता, क्योंकि जो पीता है वो तो कहीं ना कहीं से ढूंढ ही लेगा। मैं ये नहीं कहता कि पीना शराब कोई अच्छी बात है, लेकिन एक यथार्थ है, सच्चाई है। तो जैसे कहते हैं पीने वाले को पीने का बहाना चाहिए, तो जो पीने वाला है जिसके पास बहाना भी है वो कहीं ना कहीं से पैदा कर ही लेगा उसको। ये बड़े बड़े इस्लामिक देशों में भी, जहाँ इतनी ज़बरदस्त इस्लामिक लॉ के साथ है, वहाँ भी ये चलता है। और जितना ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस होती है और जितना ज़्यादा सज़ा होती है, उतने ही इसके अंदर रिश्वतखोरी बढ़ती है, उतने ही माफिया बढ़ते हैं। तो आप देखिए, माफिया जैसे अमेरिका में भी जो असली माफिया, जो गॉडफादर टाइप में जो पैदा हुए थे, ये सब शराब के ऊपर पैदा हुए थे। शराब जैसे ड्रग्स बंद हैं तो ड्रग्स का माफिया बनता है। ठीक है, अब ड्रग्स तो आप नहीं खोल सकते, लेकिन अब कई देशों में, अब जैसे मैरिजुआना है, चरस है, उसको खोल रहे हैं कि वो ठीक है, वो इतनी खतरनाक नहीं है, इससे अच्छा कि वो अंडरग्राउंड जाए या उससे माफिया को पैसा मिले, आप इसको चलने दीजिए। गुजरात में इस समय अगर आप देखें तो जब माफिया बढ़े हैं गुजरात में, उनकी सबकी कमाई शराब से ही हुई है, और यही बिहार में भी हो रहा है। तो ये गलत बात है, इससे किसी का फायदा नहीं है। और जो रेवेन्यू है, राजस्व, वो तो मैं आखिरी बात समझूंगा, क्योंकि राज्य सरकारों को इस समय राजस्व की बहुत जरिए नहीं है, क्योंकि बाकी कुछ तो जीएसटी के पास है, थोड़ी बहुत चीज़ें हैं, जैसे कुछ पेट्रोल डीजल के ऊपर अपना टैक्स लगा सकते हैं, शराब के ऊपर है। तो ये बजाय इसके कि ये सारा फ़ायदा, इस मुनाफा जो है, ये सारा माफिया के पास जाए और अंडरवर्ल्ड के पास जाए, सरकार के पास टैक्स में आ जाए, लोग भी अगर शराब पीनी है तो कम से कम सुरक्षित शराब पिएं। तो ये, लेकिन कुछ ऐसे होता है कि सरकारों में और राजनीति में कुछ गलतियां लोग जान के दोहराते हैं, क्योंकि जब तक लोग बेवकूफ़ बनते रहेंगे तब तक ये गलतियां दोहराई जाती रहेंगी। गुजरात के अंदर, मैं बहुत गुजरात में घुमा हूँ, आपको कहीं भी जो शराब चाहे आपको मिल सकती है। मेरे जैसा इंसान बहुत ध्यान से रहता है, उसके आसपास भी कहीं नहीं जाता। और कभी एक बार हम ग्रुप में गए भी थे, तो हमने कहीं पर जाके एक परमिट ले लिए थे जी। तो लेकिन जिसके भी घर जाओ, आपको जान पहचान है, तो अगर थोड़ा रिसोर्सफुल हो, ना भी हो, जिसको पीना होता है उसके पास इंसान रहता ही है। तो ये इसमें पुलिस की बहुत ताकत हो जाती है, फिर पुलिस पकड़ने का, छोड़ने का पैसा मांगती है, तो ये सारा सिस्टम इससे ख़राब होता है। अगला जो सवाल है वो केके का आ रहा है, जो पूछ रहे हैं कि विरोध करने पर पुलिस ने बीवी श्रीनिवास और राहुल गांधी के साथ जिस तरह का व्यवहार किया, उसके बारे में आपका क्या विचार है?
देखिए, ये पुलिस, दिल्ली पुलिस ने तो कहा है कि हम इसके ऊपर इंक्वायरी करेंगे कि किसी ने क्यों किया, लेकिन वो अगर आप वो विजुअल देखें, जो वीडियो देखें कि उनके बाल पकड़े हुए हैं या उनको फिजिकली धक्का दिया जा रहा है, मारा जा रहा है, ये बहुत गलत है। और हमारे यहाँ पुलिसिंग जो है और जो पुलिस है हमारी, सबकी आदतें अब खराब हो गई हैं। और दूसरी बात ये है कि सैया भाई कोतवाल तो हम ही कोतवाल हैं, हम ही सैया हैं, इस समय तो यही है ना। तो सोचते हैं हमारा कुछ होगा ही नहीं, तो ये बिल्कुल गलत है। इसको ठीक तरीके से हैंडल करना चाहिए था। लोगों को प्रोटेस्ट करने का अधिकार है। अगला सवाल तेजा मैसूर का है, जो कि हमारे मेंबर हैं। वो पूछ रहे हैं कि, बोल रहे हैं कि मैं आपके विचार जानना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी के विरोधों पर, जो तभी होते हैं जब ईडी द्वारा गांधी परिवार से पूछताछ की जाती है। वो कह रहे हैं कि उन्होंने किसी और नेता या यहाँ तक कि किसी और मुद्दे पर भी इस तरह का उत्साह नहीं देखा है। देखिए, ये जो पार्टियां बिल्कुल सामंतशाही वाली पार्टियां बन जाती हैं, फ्यूडल पार्टी बन जाती हैं, उनके ये लक्षण होते हैं कि सिर्फ ये दिखाने के लिए कि मैं भी आपके साथ हूँ, मैं आपका बहुत लॉयल हूँ, बहुत वफादार हूँ, ये सब लोग बाहर निकल आते हैं। किसी इशू के ऊपर नहीं, किसी आइडियोलॉजी के ऊपर नहीं। ये कांग्रेस पार्टी बहुत सुस्त पार्टी हो गई है इस टाइम। ये थकी हुई, हारी हुई पार्टी है। और जैसे ये जब गांधी इसके ऊपर कुछ आता है तो शोर करते हैं, ये अपने वोट, ये जो बाकी वोटर हैं उनके लिए और अंडरलाइन करते हैं कि हम दिवालिया पार्टी हैं। क्योंकि या तो आप हर बड़े मुद्दे के ऊपर आके सड़क पे निकले, आप तो निकलते ही नहीं है किसी बात के ऊपर। तो अब क्या कोई कह सकता है? वोटर को ये बात पता है, तभी तो 52 सीट्स हैं 542 में। अगला जो सवाल है वो हितेश का आ रहा है, जो कि हमारे मेंबर हैं। बोल रहे हैं कि उनका सवाल ये है कि क्या आपको नहीं लगता कि बीजेपी एक तरह से बहुत मजबूत विपक्षी पार्टी है? वो बोल रहे हैं कि हमने देखा है कि बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु जैसे राज्यों में जहां ये बहुत आक्रामक है, और ऐसा ही दूसरे यूपीए शासन के दौरान देखा गया था जब सुषमा स्वराज और जेटली भी थे। आपके हिसाब से क्या चीज़ें उन्हें एक मजबूत विपक्षी दल बनाता है? देखिए, वो बहुत दिन से विपक्ष में रहे, तो उनका जो इंस्टिंक्ट है, फाइटिंग स्पिरिट है, वो विपक्ष वाली है। आपकी बात ठीक है। लेकिन कांग्रेस के पास ये बहाना अब नहीं है, क्योंकि कांग्रेस अब 8 साल से तो विपक्ष में है जी। 8 साल के पहले भी 10 साल उनके लॉटरी लग गई थी तो उनकी सरकार आ गई थी। लेकिन उसके पहले भी करीब वो 8 साल 9 साल सत्ता से बाहर थे। तो वो ये नहीं कह सकते कि हमें विपक्ष में रहने का तजुर्बा नहीं है, लेकिन कुछ वो ये सोचते हैं, सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है कि मैं विपक्ष में हूँ, थोड़ी देर में वोटर को अकल आ जाएगी, मुझे वापस सत्ता दे देंगे। तो अगर आप मुझसे पूछें तो कांग्रेस पार्टी के साथ जो सबसे बुरा हुआ वो ये हुआ कि वो एक लॉटरी से 2004 में उनकी सरकार बन गई। अच्छा। तो वो सरकार बनने से जो पार्टी में अंदर सुधार होने चाहिए थे, नए नेता आने चाहिए थे, नए सोच आनी चाहिए थी, वो सब खत्म हो गई। 10 साल की सरकार मिल गई तो सोचा हमारी सरकार अभी चलती ही रहेगी हमेशा। तो ये बहुत सुस्त पार्टी, और ये सुस्ती इनकी बहुत समय से चल रही है। और अभी भी ये लगता है इनको कि अभी एक दिन वोटर को अकल आ जाएगी और वो कहेगा गलती हो गई, मेरे को नरेंद्र मोदी को वोट दिए तो मैं वापस आके कांग्रेस को दे रहा हूँ। तो अगर कोई इतना ही सोचे तो फिर उसके बारे में आप क्या कर सकते हैं? अगला सवाल विश्व पटेल का है, जो पूछ रहे हैं कि, बोल रहे हैं कि हाल ही के दिनों में नेपाल ने आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था। श्रीलंका और पाकिस्तान आईएमएफ के साथ बातचीत कर रहे हैं और अब बांग्लादेश ने आईएमएफ से संपर्क किया है। तो पूछ रहे हैं कि हम अपने पूरे क्षेत्र में अर्थव्यवस्था में चिंताएं देख रहे हैं, ये आर्थिक रेजिलियंस के बारे में क्या कहता है और क्या ये भारत को गंभीर रूप से प्रभावित करेगा? देखिए, ये देश जो हैं, जो दक्षिण एशिया के हैं या जिसको हम उपमहाद्वीप के देश कहते हैं, सब कॉन्टिनेंट के, ये बहुत गरीब देश हैं। ये दुनिया के सबसे गरीब देशों में आते हैं। इस समय अगर आप भारत की पर कैपिटा इनकम देखें, पीपीपी नहीं कह रहा, परचेजिंग पावर पैरिटी, वो एक और कैलकुलेशन है, लेकिन जो नॉमिनल कहते हैं कि आप कितनी कमाई करते हैं, करीब 1900 साढ़े $1900 है साल की, जो कि बहुत गरीब देशों में आती है। और फिर भी भारत नेपाल से बेहतर है, पाकिस्तान से बेहतर है, इस साल तक बांग्लादेश से भी बेहतर था। इस साल बांग्लादेश हमसे इतना सा थोड़ा सा छोटा सा बेहतर है पर कैपिटा इनकम में। तो बहुत गरीब देश हैं। जो गरीब देश हैं इनके पास बहुत ज़्यादा प्राकृतिक संपदा भी नहीं है, तेल किसी के पास नहीं है, और बहुत चीज़ें नहीं है। जैसे भारत के पास ना सिर्फ तेल, मतलब जलाने वाला तेल नहीं है, पेट्रोल डीजल, लेकिन खाने का तेल भी कम है। बाकी देशों की भी समस्या है। तो बहुत चीज़ें हमारे यहाँ आयात होती हैं जी। तो हम सबका जो ट्रेड बैलेंस है वो नेगेटिव है। मतलब हम जितना
निर्यात करते हैं उससे ज़्यादा आयात करते हैं, तो तीनों का डेफिसिट चलता रहता है। अब वो जो घाटा होता है आपको, जो कि आपने आयात तो किया मान लीजिए 100 रुपए का, निर्यात किया 60 रुपए का, तो बाकी बच गया 40 रुपया। या आयात किया $100 का, निर्यात किया $60 का, बाकी $40। अब वो $40 आप कहाँ से लाएंगे? आप डॉलर छाप तो सकते नहीं जी। वो कैसे पूरे होते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आपके स्टॉक मार्केट में, जैसे भारत में विदेशी जो निवेशक हैं वो आपके शेयर खरीदते हैं, तो वो डॉलर में पैसे लाते हैं। ऐसे आपका बॉन्ड मार्केट है, उसमें विदेशी जो FPI FII कहते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, पेंशन फंड्स हैं बड़े बड़े, जैसे कनाडा के कैल्पर्स वगैरह हैं, ये लोग आते हैं बहुत बहुत पैसा लेके, क्योंकि इनको पता है कि भारत के बॉन्ड्स में इनको ब्याज मिल रहा है जी। तो ये आके आपके बॉन्ड्स खरीदते हैं, तो वो आपके पास डॉलर में आते हैं, तो वो आपके पास डॉलर आते हैं। फिर क्या होता है कि आप मान लीजिए कि आपने आपके इतने लोग, दसियों लाख लोग बाहर काम कर रहे हैं, जो प्रवासी भारतीय हैं, वो अपने घर पैसे भेजते हैं, उनको रेमिटेंसेस कहते हैं, तो वो सब आते हैं। तो ये जब सब पैसे आते हैं, इनसे हमारे वो जो, अब चाहे गैप $40 हो, चाहे $30 हो, चाहे $25 हो, इनसे वो गैप पूरा होता है। इस साल क्या हुआ है कि क्योंकि 2 साल तो करीब पेंडेमिक रहा, कोविड रहा, तो लोगों ने बहुत चीज़ें खरीदी नहीं। अब अचानक लोगों की ज़रूरत होगी, ये भी खरीदना है, वो भी खरीदना है, फ्रिज खरीदना है, टीवी खरीदना है। पहले लोग बाहर निकले नहीं, डिलीवरी भी नहीं होती थी, अब लोगों ने खरीदना शुरू किया। तो इनमें हर चीज़ में काफ़ी आयातित चीज़ें लगी हुई हैं। अगर टीवी आपको पूरा आयात ना भी हुआ, चाहे भारत में असेंबल भी हो रहा है, या फ़ोन है, आईफोन है, लेकिन इसके पार्ट्स तो सारे बहुत ज़्यादा बाहर से आते हैं, तो आपका आयात बहुत बढ़ गया। निर्यात में अभी आपकी फैक्ट्रियां धीरे धीरे काम करना शुरू कर रही हैं, तो उसमें समय लगता है। दूसरी बात कि उसमें अब तेल का दाम इतना बढ़ गया ये लड़ाई होने के बाद, और ना सिर्फ तेल का, पर जिनको हम कमोडिटीज़ कहते हैं, क्रूड ऑयल तो है ही कच्चा तेल, लेकिन उसके साथ साथ खाने के तेल का भी बढ़ गया, अनाज का भी बढ़ गया। अब यूक्रेन और रूस, दुनिया में जितना गेहूं निर्यात होता है उसका 70% सिर्फ यूक्रेन और रूस से होता है, तो सब रुक गया जी। इसीलिए अब कोशिश की जा रही है कि वो निर्यात को शुरू किया जाए। वो ओडेसा का बंदरगाह खोल के टर्की, संयुक्त राष्ट्र संघ, रूस और यूक्रेन मिलके कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो नहीं हुआ तो अफ्रीका जैसे एरिया में बहुत देश भूखे मर जाएंगे। इजिप्ट इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी आबादी है, इंडोनेशिया, इन सब की बहुत भारी समस्या हो जाएगी, तो उसके दाम बढ़ गए। अगर आप खाने के तेल की बात करें तो सनफ्लावर ऑयल है, सूरजमुखी का तेल दुनिया में बहुत खाया जाता है, वो सारा का सारा ही मान लीजिए दुनिया में जो बिजनेस चल रहा है वो यूक्रेन से आता है। तो इन सब चीज़ों से हर चीज़ के दाम बढ़ गए, और ये वो चीज़ें हैं जिनको ये देश आयात कर रहे हैं। अब इस चक्कर में सबका घाटा इतना बढ़ गया कि उनकी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का क्राइसिस हो गया। भारत में हम संभले हुए हैं क्योंकि हमारा रिजर्व हमारे पास बहुत ज़्यादा थे, तो हमारे पास जो रिजर्व थे विदेशी मुद्रा के, वो पीक पे 640 बिलियन डॉलर थे। अब 640 का घट के इस समय जो पिछले हफ्ते का फिगर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का 572 बिलियन है। तो आप समझिए कि 30 और 40 70 बिलियन डॉलर भारत का विदेशी मुद्रा का जो भंडार है कम हो गया, 70 बिलियन डॉलर। अब 70 बिलियन डॉलर कितना होता है? बांग्लादेश इस समय जो IMF के पास जा रहा है, उसके पास अभी कोई बैलेंस ऑफ पेमेंट का उसके पास समस्या नहीं आई है। उसके पास इतना पैसा है विदेशी मुद्रा में कि वो 5 महीने का अपना आयात कर सकता है। पाकिस्तान के पास सिर्फ इतना है कि वो सिर्फ 5 हफ्ते का कर सकता है। तो पाकिस्तान में तो ऑक्सीजन और स्टेरॉइड वाली स्थिति है, लेकिन बांग्लादेश एक एहतियात के लिए इसको कर रहा है। लेकिन अगर आप भारत का देखें, 70 बिलियन कम हुआ, तो इसको अगर आप एक तुलना करना चाहें तो देखिए कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के पास अभी कुल कितना है। पाकिस्तान के पास इस समय सिर्फ 8 बिलियन डॉलर है। 70 बिलियन तो हमारा कम ही हो गया 4-5 महीने में, फिर भी ठीक ठाक है। पाकिस्तान के पास है ही 8 बिलियन, बांग्लादेश के पास 45 बिलियन है, तो पाकिस्तान से करीब 6 गुना ज़्यादा है वो, इसीलिए वो 5 महीने के लिए कंफर्टेबल है जी। तो भारत ने क्योंकि पहले काफ़ी जमा कर लिया था, क्योंकि भारत में पिछले 3-4-5 साल से बहुत फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई है, अब करीब
30-32 बिलियन डॉलर जो फॉरेन भारत में बॉन्ड्स में और इक्विटी मार्केट्स में आया हुआ था, वो लोगों ने बाहर निकाल लिया है। क्योंकि जब ये दुनिया भर में समस्या हुई तो लोग क्या करते हैं, जब मुसीबत होती है किसी की, अब मान लीजिए कोई भी जानवर हो, अगर उससे खतरा लगे तो कहाँ जाता है? घर की तरफ भागता है जी, है ना। इंसान को भी डर लगे क्या करता है? घर की तरफ भागता है। किसी देश में कोई भारतीय को खतरा हो, कहाँ क्या करता है? भारत की तरफ भागता है। ऐसे जो पैसे वाले लोग होते हैं, जिनके पास इन्वेस्टेबल सरप्लस होता है, जो इधर उधर निवेश करते हैं, जब उन्हें खतरा होता है तो वो एकदम अपना घर, उनका घर है डॉलर, क्योंकि दुनिया की रिजर्व करेंसी डॉलर है। जी, क्योंकि एक ही देश है जो जितने मर्जी करेंसी अपनी छाप सकता है, क्योंकि उसको पता है कि मेरा घाटा होगा तो चीन, भारत, जापान, जिसके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व लेने हैं वो डॉलर में ही लेगा, क्योंकि डॉलर दुनिया की रिजर्व करेंसी है। तो उसकी वजह से अब डॉलर की दाम और बढ़ रहा है हर जगह। बांग्लादेश का टका पिछले 3 महीने में 20% कम हो गया। भारत का तो फिर भी हम कहेंगे कि सारे साल में मिला के 8-9-10% कम हुआ है, साल से भी ज्यादा में। तो इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन इसको इसलिए बांग्लादेश एहतियात ले रहा है, और वो एक अच्छी बात है कि वो एहतियात बरत रहा है। लेकिन ये सच बात है कि इस क्षेत्र में हर देश की स्थिति गंभीर है और उनमें स्केल डिफरेंट है। जैसे भारत है, भारत ने बहुत जिम्मेदारी के साथ काम किया है, इसीलिए भारत पिछली बार जब IMF के पास गया था वो 1991 था, जब आप में से काफी लोग पैदा भी नहीं हुए होंगे, मतलब 31 साल पहले। उसके बाद भारत कभी नहीं गया, और तब भी जो भारत ने लोन लिया था वो सारा ड्रॉ नहीं किया जी, कुछ लिया, उसके बाद स्थिति वैसे ही ठीक कर ली और उसको नहीं लिया। लेकिन इसमें सबसे गड़बड़ जो करी है वो श्रीलंका ने करी है। वो तो अपने नोट छाप के बदमाशी करे गए। पाकिस्तान ने बेवकूफ़ियाँ करी हैं, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार बहुत इनकॉम्पिटेंट रही है इमरान खान की, हालांकि वो बड़े पॉपुलर हैं। अब देखिए दुनिया भर में तो तेल का दाम बढ़ता गया, पाकिस्तान कहता हम दुनिया में सबसे सस्ता तेल बेच रहे हैं, बेचना तो बेच दो भाई, खरीदोगे तो अब डॉलर का ही ना जी, आप बेचो जैसे मर्जी। तो अब पाकिस्तान का रुपया इस समय 232-33 मैंने आज देखा डॉलर को हो गया है। ये 30 साल पहले भारतीय रुपए से ज़्यादा मजबूत था। तो ये सब बातें हो रही है। तो श्रीलंका बेवकूफ़ी के इंडेक्स में सबसे ऊपर, पाकिस्तान नंबर 2, बांग्लादेश को मैं बेवकूफ़ी नहीं कहूँगा, क्योंकि उनके पास भी बहुत रेमिटेंसेस की इनकम आती है, उनके बांग्लादेशी बाहर काम करते हैं। इस साल काफ़ी लोग बाहर वापस आ गए, क्योंकि नौकरी ख़त्म हो गई गल्फ वगैरह में, तो भी वापस नहीं गए हैं। और भारत ने काफ़ी संभाल के रखा हुआ है। अगला जो सवाल है वो उत्कर्ष शुक्ला का आ रहा है, जो कि हमारे मेंबर हैं। वो पूछ रहे हैं कि क्या आपके हिसाब से रूस यूक्रेन युद्ध ने पश्चिमी देशों और पश्चिमी मीडिया के दोहरे मानकों को उजागर किया है, क्योंकि वे हमेशा दुनिया को मानवाधिकारों पर लेक्चर देते हैं, लेकिन जब अमेरिका और नेटो इराक, सीरिया, लिबिया जैसे किसी देश पर आक्रमण करती है तो क्या ये मानव का उल्लंघन नहीं है? देखिए, जो हर देश के मीडिया में, हर देश का मीडिया अल्टीमेटली अपने देश की तरफ ही होता है जी, है ना। उसके अंदर वो खामियां निकाले, लेकिन कोई ये नहीं चाहता कि उसके देश का नुकसान हो, हर अपने देश की तरफ होता है। लेकिन अगर आप देखें अफगानिस्तान, इराक, तो उनमें अलग अलग बात थी। अफगानिस्तान में एक आतंकवाद का अच्छा जस्टिफिकेशन थी, क्योंकि उसी समय वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिराए गए थे और इतना बड़ा टेरर इंसिडेंट हुआ था। तो उस समय लोगों की सिंपैथी थी वहाँ पे, और पब्लिक ओपिनियन भी थी, और दुनिया की भी पब्लिक ओपिनियन थी कि इसका कुछ करना चाहिए। ये यहाँ से आ रहा है क्योंकि अफगानिस्तान में एक खोखलापन है सरकार में, वो संभाल नहीं पा रही है। तो वहाँ पे जो मर्जी जाके अपना आतंकवादी संगठन वहाँ पे सेटल हो रहे हैं। जब इराक में हुआ तो इराक में हमले के लिए पश्चिमी मीडिया में इतनी सपोर्ट नहीं थी। कुछ लोगों ने किया, लेकिन इतनी सपोर्ट नहीं थी। बहुत लोगों ने इसके ऊपर सवाल पूछे। हालांकि ये भी सच्चाई है कि जो उस समय बुश सरकार ने कहा कि वहाँ पे वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, न्यूक्लियर वेपन है, वो पश्चिमी मीडिया ने, खास करके अमेरिकन लिबरल मीडिया ने उसके ऊपर इतने प्रश्न नहीं उठाए जितने के उठाने चाहिए थे। वो एक फेलियर था। लेकिन जो रूस और यूक्रेन की बात है, ये एक अलग बात है, क्योंकि इसके अंदर राइट और रॉन्ग जो कहते हैं वो बड़ा आसान है, क्योंकि यूक्रेन एक देश है, वो एक
प्रभुसत्ता संपन्न देश है, जैसे कि भारत एक देश है, जैसे कि बांग्लादेश एक देश है, जैसे कि जर्मनी एक देश है, जी, दुनिया भर का माना हुआ देश है, रूस का भी माना हुआ देश है। उसमें एक अचानक ये कहना कि आप देश ही नहीं हो, आपका ये कहना कि आप अलग हो, ये गलत है। और आधा तो आपका है ही नहीं वैसे भी, और मैं अब आ रहा हूँ और आप हथियार लेके आ जाएं। 3000 से ऊपर क्रूज मिसाइल आपने फायर किए हैं रूस ने जी, यूक्रेन के ऊपर। 4.5 करोड़ का देश है यूक्रेन। अब 3000 क्रूज मिसाइल कितने होते हैं? भारत के पास भी क्रूज मिसाइल हैं जो ब्रह्मोस हैं, कितने हैं? कुल मिला के भारत के पास 400 ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल हैं, 400। उसमें चीन का भी मुकाबला करना है, पाकिस्तान का भी मुकाबला करना है। और आप सोचते हैं कि इतना बड़ा ये हथियार है कि इससे हम लड़ाई को बैलेंस कर सकते हैं, जीत सकते हैं। चीन से बैलेंस कर सकते हैं, पाकिस्तान से जीत सकते हैं। उसका 8 गुना रूस ने 4.5 करोड़ की आबादी के यूक्रेन के ऊपर फेंक दिया है। अगर आप उनकी वीडियोस देखें तो एक साथ लगता है कि उनकी 100 तोपें, 150 तोपें एक साथ फायर कर रही हैं। एक दिन में वो 6000 से 8000 तक राउंड्स तोपों से बड़े गोलों के फायर कर रहे हैं। वो शहरों को ध्वस्त कर रहे हैं। तो इसमें कोई डिबेट की इतनी बात नहीं रहती कि ठीक कौन है और गलत कौन है। जी। तो ये सारे इशू अलग अलग हैं। हमारे को ये समझने की बहुत ज़रूरत है। हर चीज़ को एक पेंट से हम पेंट नहीं कर सकते, एक ब्रश से हम पेंट नहीं कर सकते। जी, अगला जो सवाल है वो कौस्तुभ सौकार का आ रहा है, जो कि हमारे मेंबर है। इस बार भी हमें कई मेंबर के सवाल आए हैं। वो पूछ रहे हैं कि क्या शी जिनपिंग की सत्ता लड़खड़ा रही है? वो पहले जितने शक्तिशाली नजर नहीं आ रहे हैं, क्या उन्हें तीसरा टर्म मिलने में दिक्कत होगी? देखिए, दिक्कत कोई नहीं होगी, वो उनको टर्म मिल जाएगी। चीन में ऐसे नहीं होता है, लेकिन कुछ चैलेंज जरूर है। और चैलेंज क्या होता है कि चाहे कितना भी डिक्टेटोरियल सिस्टम हो, जब एक आदमी बड़ा बॉस होता है तो कई लोग कुड़ते तो हैं ही, और सब लोग अपनी जेब में पत्थर लेके बैठे होते हैं, मुट्ठियां बंद करके, कि एक दिन जिस दिन ये कमजोर होगा उस दिन हम मुट्ठी निकाल के फेंकेंगे। तब तक तो मुट्ठी निकाल ही नहीं पाते, निकालते तो हाथ ऐसे निकालेंगे। तो सब इंतजार करते हैं। तो इसलिए वो बहुत इस समय एहतियात बरत रहे हैं कि कहीं कुछ ऐसी बात ना हो जाए जिससे कि मूड वहाँ पे खराब हो जाए। क्योंकि हर पार्टी में, हर सिस्टम में और लोगों की महत्वाकांक्षाएं भी होती हैं। स्टालिन थे तो ख्रुश्चेव थे, कोई ना कोई होता ही है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि उनको कोई ख़तरा है इस समय, लेकिन ये वैसे ही है कि जैसे आप मान लीजिए क्रिकेट के अंदर 220 का स्कोर चेज कर रहे हो और 220 में आपका स्कोर जा रहा हो आराम से 160 पे 1 विकेट है, कुछ होने वाला ही नहीं है। पर अचानक लापरवाह हो गए, 4 विकेट गिर गए, तो फिर गड़बड़ हो जाती है। तो इस समय वो अपना 160 पर 1 वाली इनिंग्स खेल रहे हैं कि वो टुक टुक करके भी अगर 50 ओवर खेल लेंगे तो उनको जीतने से कोई रोक ही नहीं सकता है। शेखर, आज क्रिकेट से जुड़े कोई भी सवाल नहीं आए हैं, पर अच्छा आपने बात कर दी क्रिकेट की। चलिए, अगला जो सवाल है वो अतुल कुमार सिंह का है। वो पूछ रहे हैं कि रिसेशन की क्या पॉसिबिलिटी है, कौन से फैक्टर ध्यान में रखने चाहिए जो रिसेशन ला सकते हैं? ये सबसे बड़ी बात तो रिसेशन की यह है कि आपके यहाँ आपकी इकोनॉमी कितनी बढ़ रही है, आपके लोग कितना और प्रोडक्शन कर रहे हैं। रिसेशन तब आता है जब आपकी ग्रोथ बंद हो जाती है। तो भारत जैसे देश में आमतौर पे ग्रोथ बंद होना इतना संभव नहीं है, लेकिन यह है कि हमारे यहाँ अगर 2% ग्रोथ हो जाए, 3% ग्रोथ हो जाए तो वही रिसेशन है। देखिए, भारत की जो इकोनॉमी है वो कहने में बहुत बड़ी है, लेकिन हमारे लोग भी बहुत, तो पर कैपिटा के हिसाब से हमारी इकोनॉमी बहुत छोटी है। तो हमारी इकोनॉमी अगर 5-6% से कम पे ग्रो करती है तो उसको हम रिसेशन ही मानेंगे, क्योंकि फिर नौकरियां नहीं होती, फिर कमाई नहीं होती, फिर बहुत तरह की समस्याएं होती हैं। तो जो हमारा जो ट्रेडमिल है वो करीब 7% के ऊपर ही चलनी चाहिए, क्योंकि 7% के अगर नीचे होगी तो हमारे यहाँ सामाजिक असंतुलन बढ़ेगा और उससे अराजकता बढ़ेगी। तो सबसे बड़ी चीज़ यही है कि भारत में जो इकोनॉमी है, सरकार उससे बाहर निकले, दोबारा से क्रेडिट जिसे कहते हैं, बैंकिंग सिस्टम में क्रेडिट शुरू हो, जो प्राइवेट सेक्टर है उसके अंदर दोबारा से एक आत्मविश्वास आए कि मैं उधार लेके काम कर सकता हूँ। क्योंकि बड़ी कंपनियां जो हमारी हैं अभी भी निवेश नहीं कर रही हैं, अभी भी वो संभाल के रखे हुए हैं। तो जिसको कहते हैं अंग्रेजी में एनिमल स्पिरिट्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो
कि आप एनिमल स्पिरिट्स क्या होते हैं कि अरे हम तो उद्यमी हैं। जो भारतीय लोग हैं वो 5000 साल से उद्यमी हैं। तो जो कौटिल्य ने भी लिखा वो भी उद्यम के ऊपर ही लिखा है। उन्होंने तो ये भी लिखा है कि सरकार को, राजा को टैक्स ऐसे लेना चाहिए जैसे कि भंवरा या तितली या मधुमक्खी फूल के ऊपर से रस चूसती है, कि थोड़ा सा ले भी ले रस और फूल का नुकसान भी ना हो। तो इतनी जो हमारी एंटरप्रेन्योरियल कल्चर है इसको आगे लेके जाना है। जब तक वो चलेगी तब तक हमारे यहाँ रिसेशन नहीं आएगा। अगला सवाल जो है वो अमित चाटे का है, जो पूछ रहे हैं कि ऋषि सुनक की ग्लोबल टाइम्स द्वारा की गई तारीफ क्या उनके प्राइम मिनिस्टर की रेस में रुकावट बन सकती है? देखिए, ग्लोबल टाइम्स तो एक कॉमिक पेपर है। मुझे लगता नहीं कि उसको कोई भी सीरियसली लेता है। अब ये ज़रूर है कि इस समय क्योंकि चल रही है राजनीति ज़बरदस्त, तो ग्लोबल टाइम्स ने तारीफ करी तो वो भी एक कारण होगा कि उनको कहना पड़ा। उन्होंने ट्वीट भी किया, एक सीरीज़ उनके ट्वीट्स की आप देखेंगे हमारी स्क्रीन के ऊपर, जहाँ कहा कि अगर मैं प्रधानमंत्री बना तो चीन को ये करूँगा, ये करूँगा, उनके कन्फ्यूशियस सेंटर्स बंद कर दूँगा, उनको कोई अपनी ऐसी कंपनी एक्वायर नहीं करने दूँगा, खरीदने नहीं दूँगा जिसका बहुत महत्व वगैरह वगैरह। पर ग्लोबल टाइम्स को कोई इतना संजीदगी से लेता नहीं है, आप भी मत लीजिए। चलिए, इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। आप सभी से एक बार फिर धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप हर हफ्ते अपना समय हमें देते हैं, अपना समय निकाल के हमारा शो देखते हैं। हमें इसी तरह से हमारा शो देखते रहे। हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको शो कैसा लग रहा है। शेखर और मैं दोनों ही, हम सभी आपके कमेंट्स हर बार पढ़ते हैं। तो हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे जो मेंबर हैं खास करके उनका डबल धन्यवाद। हम थोड़े ही दिनों में हमारा 5वां जन्मदिन आने वाला है, तो तब तक हम अपने मेंबर्स के लिए कुछ बेनिफिट्स और लाने वाले हैं। और एक और बात है, हमारे मेंबर जो होते हैं ना, वो हमें अपना ईमेल वगैरह नहीं भेजते, वो यूट्यूब के पास ही जाता है। तो अगर आप हमें अपना ईमेल भी भेज देंगे, जो हमारे मेंबर्स हैं, तो जो बेनिफिट्स हम आपके लिए बना रहे हैं आपको हम फिर डायरेक्टली आपको वो अवेलेबल करा सकते हैं, आपको वो उपलब्ध करा सकते हैं। आप सभी के लिए बहुत एक्साइटिंग चीज़ें आने वाली है हमारे जन्मदिन पे, तो ज़रूर उसका ध्यान दें आप। धन्यवाद आपका।